वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मॉर्निंग में आपके लिए हाजिर है इकोनॉमिक्स की क्लास, जिसका हम लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर को आज हम फिनिश कर देंगे। ये हमारा पार्ट 5 रहेगा और क्लास नंबर 9, ठीक है। तो अच्छा सफ़र है चल रहा है हमारा आपका इकोनॉमिक्स वाला, और हम लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर को खत्म करने के बाद उसके बाद हम उद्योग क्षेत्र में आ जाएंगे। उद्योग क्षेत्र के बाद सेवा क्षेत्र में, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पार्ट वाइज टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसको पूरा कवर करना आवश्यक है, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो हम लास्ट में हमने ड्रॉप किया था, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूनतम समर्थन कीमतें, वसूली कीमतें, या जिसे प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है, या जारी कीमतें, जो भारत सरकार खाद्यान्नों की खरीद करती है फिर उसको जारी करती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसी से संबंधित ये आज का क्वेश्चन है। राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा प्रश्न लगा, इसलिए हमने इसको लिया है। समर्थित मूल्यों की, समर्थित मूल्य मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्यों की अगर बात करें, तो उस पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो इससे द्वारा पहला, कृषि मूल्यों में स्थिरता, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, ये भी सही है, ठीक है। और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण, ये भी ठीक है। तो देखो, कृषकों को अपनी आय सुनिश्चित करने के लिए एक एमएसपी देना पड़ता है। वो उनकी आय में स्थिरता प्रदान करता है या कृषि मूल्यों में स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। कृषकों को फसल उगाने के लिए या उनको और प्रेरणा देने के लिए कि आप फसल उगाइए, उसके लिए एक मूल्य निर्धारित किया जाता है, वो भी एक प्रेरणादायक मूल्य होता है। दूसरा, अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे पीडीएस सिस्टम है, उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो आपको खाद्यान्नों का भंडारण आवश्यक है। तो ये सारे उद्देश्यों की ये पूर्ति करता है। इससे संबंध में हमने लास्ट कल जो एक सेशन था, माफ कीजिएगा परसों, उसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी। उसको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा एमएसपी को कीमतों की घोषणा करना का सुझाव किस प्रकार देता है। तो मैंने तीन चीजें बताई थी आपको। पहला, न्यूनतम समर्थन कीमतें, ठीक है। तो इस पे क्या है कि वह कीमत जिस पर सरकार कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए तैयार रहती है या खरीदने का वादा करती है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है न्यूनतम समर्थन कीमतें, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरा, अब कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपको ध्यान रखेगा, कभी कभी कन्फ्यूजन ये होता है कि सरकार जिस मूल्य पर खरीदती है, क्या वो एमएसपी है? नहीं, वो एमएसपी नहीं है। वो होती है वसूली कीमतें। वसूली कीमतों में काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गए, ठीक है। राज्यों के जो आपके सेस होते हैं, अपना जो कर होते हैं, वो सब शामिल हो जाते हैं। तो वो होती है वसूली कीमतें। वसूली कीमतें हमेशा एमएसपी से ऊंची होती हैं, याद रखिएगा। और एक होता है जारी कीमतें। जारी कीमतें क्या होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे वो खाद्यान्नों की बिक्री करता है, जहां एमएसपी जहां कृषकों के हितों की रक्षा करता है, वही जारी कीमतें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। जैसे कृषकों से खरीदा गया, ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पर उसको बेचा गया, ठीक है। और वो जो पीडीएस सिस्टम से हमें मिलता है, वो बहुत ही कम कीमत पे मिलता है, एमएसपी से बहुत ही कम कीमत पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी पर आधारित है। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का खरीद करती है, ठीक है। तो अब ये आप गलती से न्यूनतम समर्थन मूल्य मत लगा दीजिएगा, ये प्रोक्योरमेंट प्राइस या अधिप्राप्ति मूल्य होता है। यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 है हमारे सामने। निम्न में कौन सी एक नगद फसल नहीं है? नगद फसल वह फसल होती है जिसका हम लोग डायरेक्टली उपयोग नहीं करते, कृषक उसको अपने उपभोग के लिए उत्पादन नहीं करता। अगर गेहूं को उत्पादन करेगा तो खुद का उपभोग कर लेगा, चावल खुद के खाने के लिए रख सकता है, दालें आदि खुद के खाने रख सकता है, लेकिन तंबाकू, इसका कोई सेवन, तंबाकू की खेती सेवन के लिए तो नहीं करेगा, ठीक है। और ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कपास, जो जिससे आपके कपड़े आदि बनते हैं, अब तो इसका भी उत्पादन अपने के लिए नहीं करेगा। रबड़, रबड़ का उत्पादन करके खुद का इस्तेमाल तो नहीं करेगा उसी प्रकार। लेकिन सोयाबीन ऐसी फसल है जिसका वो उत्पादन करके खुद के इस्तेमाल के लिए लाया जा सकता है, इसलिए ये एक नगद फसल नहीं है। किसी फार्म की चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो चल लागत पूंजी,
चल लागत पूरी जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे हम मुझे एक फार्म में कोई चीज़ उगानी है तो मेरी उगाने के लिए मेरे को भूमि चाहिए, बीज चाहिए, उस सिंचाई के जल चाहिए, उर्वरक चाहिए, ठीक है। उसके लिए बाकी क्या कहते हैं और जो साधन होते हैं कृषि साधन वो चाहिए, ठीक है। लेकिन इनमें जो ऐसा प्रॉपर्टी जो मूवेबल नहीं है, मूवेबल नहीं है मतलब जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सी हो जाएगी? देखिए, बीज हो गया, ये मूवेबल चल प्रॉपर्टी है, सिंचाई जल मूवेबल प्रॉपर्टी है, उर्वरक मूवेबल प्रॉपर्टी है, भूमि राजस्व जो भूमि है आपकी वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो यही भूमि राजस्व में चल लागत पूंजी में शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? ठीक है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक तो पशुपालन बिल्कुल योगदान देता है, ठीक है, कुटीर उद्योग बिल्कुल योग देता है, ठीक है, निजी धन उधार देने का प्रचलन ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हतोत्साहित करता है, ठीक है, मतलब उसको डाउनफॉल में लेके जाता है, ना ही उसका विकास में योगदान देता है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अच्छे उपकरण की उपलब्धता तो बिल्कुल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन कृषि वित्त का प्रमुख साधन है? ठीक है, तो कृषि वित्त के प्रमुख साधनों की बात करें तो उद्देश्य, हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए कौन सी फसल उत्पादन करना है। दूसरा व्यक्ति, व्यक्ति या आपकी कह सकते हैं कि जैसे आपको उद्यम में उद्यमी होता है उसी प्रकार से व्यक्ति में कृषक होता है जो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। उत्पादक नियोजन ये भी सही है, तो ये उपरोक्त सभी हमारे उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो कृषि वित्त के स्रोत की बात करें तो हम लोग, तो इनमें क्या है कि जो सहकारी समितियां हैं ये भी कृषि वित्त का स्रोत है, व्यापारिक बैंक ये भी कृषि वित्त का स्रोत है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यापारिक बैंक ये सारे कृषि वित्त के स्रोत हैं। तो ये सारे स्रोतों में काउंट किए जाएंगे। ये मुझे थोड़ा ऑप्शन गलत लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2006 का आपको लग रहा होगा, लेकिन वर्तमान में भी और तत्कालीन समय में भी जो कृषि वित्त का सबसे बड़ा जो स्रोत है, मतलब आप मान के चलिए कि सर्वाधिक जो हम लोग कृषक जो हमसे बैंकों से उधार लेते हैं या कृषि के लिए कार्य के लेते हैं, वो वाणिज्यिक बैंकों से सब सर्वाधिक कृषि वित्त लिया जाता है। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक नंबर 1 पर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर सहकारी बैंक आता है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तीसरे नंबर पे आता है। अगर इनके परसेंटेज की बात करें, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है इनके परसेंटेज की। ठीक है, तो ये 2021-22 के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2021-22 के आधार पर बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का योगदान 76% है वित्त में, और सहकारी बैंकों का योगदान 13% है। ठीक है, परसेंटेज की बात करें हम लोग तो, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो योगदान है वो 11% है कृषि वित्त उपलब्ध कराने के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो इस आंकड़े को आप नोट करके चल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत वाणिज्यिक बैंक ही था, और ये जो परसेंटेज मैंने आपको लिखा है यहाँ पे मेंशन करी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21, इसको हम नहीं देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को लेने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जो वर्तमान बजट है 2023-24 की बात करेंगे। ठीक है, तो करंट से हमारा रिलेटेड हो जाएगा। तो इसमें कृषि साख का लक्ष्य क्या रखा गया है? ठीक है, तो इन ऑप्शन को हमें बिल्कुल नहीं देखना है। वर्तमान में जो कृषि साख, ठीक है, कृषि के लिए कितना करोड़ रुपए जारी किया गया, ये है 20 लाख करोड़। ठीक है, ये 20 लाख करोड़ को आप याद रखिएगा, इसको अपने याद रखना है, इस जारी किया गया कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे मेंशन किए हुए सारी चीज़ें, ये 20 लाख करोड़ जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था। ठीक है, 2020-21 को आपको याद नहीं रखना है, वर्तमान से रिलेटेड करके चलना है। ठीक है, ओके, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित से किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपीएससी का प्रश्न है। तो पहला है फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव के लिए, रखरखाव है तो कार्यशाली पूंजी के लिए। ठीक है, फार्म परिसंपत्तियां जैसे आपका ट्रैक्टर इत्यादि हो गया, या फिर जो आपके कृषि उपकरण हैं उनके रख रखाव के लिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टर, मिनी ट्रकों क्रय के लिए, नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रय के लिए नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। तीसरा फार्म परिवार की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, ये भी सही है। ठीक है, और फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, ये भी सही है। ठीक है, और तीसरा परिवार के घर निर्माण तथा गांव में शीतकार सुविधा की स्थापना के लिए, ये भी गलत है। तो आपके 3 ऑप्शन आप लेके चलेंगे, बहुत गहराई से देखिएगा, इसके लिए डिटेल में हमने बात करी है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं क्या है।
किसानों की ऋण आवश्यकता के लिए जो 1998 में किसान क्रेडिट योजना लाई गई थी, उसका उद्देश्य देख लीजिए। फसल उपजाने के लिए ऋण सहायता, कटाई के बाद के खर्चों के लिए सहायता, कृषि से संबंध कृषि संपत्ति गतिविधियों का रख रखाव कार्यशाली पूंजी प्रदान करना, ठीक है। कृषि उपज विपणन के लिए, किसान उपभोग की आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना। बाकी ट्रैक्टर खरीदना, घर बनाना इत्यादि के लिए नहीं है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। किसान कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 1998-99 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा आपको, और बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ये 1992-93 का कार्यक्रम है, ठीक है। 1992-93 के आसपास का है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जस्ट अभी पढ़ चुके हैं, 1998। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सबसे पहले नंबर पे तो आ जाएगा आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा नाबार्ड की स्थापना, ठीक है। फिर आ जाएगा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, और उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना लास्ट में आएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4। आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं इन वर्षों को, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, ठीक है। तो क्या करता है कि उपभोक्ताओं के लिए, ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए, जैसे हमारे आजकल प्याज सुना होगा, प्याज आलू इन सब के रेट बढ़ जाते हैं, कभी टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब रिसेंटली टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। तो उनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के एक मूल्य स्थिरीकरण कोष एक स्थापित किया गया। ये कब किया गया? PSF बोलते हैं, ठीक है। PSF तो मूल्य स्थिरीकरण कोष होगा, ये 2014-15 में ये स्थापित किया गया था, ठीक है। 14-15 जो वित्तीय वर्ष था तब स्थापित किया गया था। तो उसके लिए किसके लिए किया गया था? ये किया गया था आलू के लिए, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये इसके बारे में जानकारी है। आगे बढ़ जाते हैं, और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ध्यान से चलिएगा। UPSC का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है हमारे सामने, भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गौण खनिज क्या होता है? जैसे आपका हम लोग उत्तराखंड में इस समय देखा हुआ खनन किया जाता है, बहुत सारा रेता बजरी इन सब ये गौण खनिज में आता है, ठीक है। जो गौण मतलब माइनर माइनर मिनरल्स, ठीक है, छोटे मिनरल्स जिनका खनिज स्थानीय लेवल पर ठेका दिया जा सकता है। लेकिन बाकी जो मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया या एल्युमिनियम हो गया, ये सब और हो गए, कॉपर हो गया, इनका खनन के लिए इस तरीके से कोई भी खनन नहीं कर सकता। उसके लिए गवर्नमेंट का जो एक सार्वजनिक उद्यम है वो उसका खनन करता है। लेकिन गौण खनिजों के प्रबंधन के लिए क्या विचार, हमें विचार करना है इन कथनों पर। देखा, पहले का ऑप्शन है हमारे सामने, इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है, ये बिल्कुल ठीक है। पहला सबसे अच्छा ऑप्शन जो गौण खनिज का आपको एग्जाम्पल है वो रेता है, ठीक है। दूसरा, गौण खनिज के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, ठीक है। किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें सारी की सारी जो शक्तियां हैं ये राज्य सरकार के पास होती हैं, ना कि केंद्र सरकार के पास, ठीक है। तो ये है आपका एक अधिनियम है वर्ष 1957 का, ठीक है। खनिज विकास अधिनियम 1957, इसके अनुसार सारे जो शक्तियां हैं ये राज्य सरकार के पास है, ठीक है। और ये तीसरा ऑप्शन हमारे सामने, गौण खनिज को अवैध खनन को रोकने के नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ही ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक। कंफ्यूजन करने के लिए केंद्र सरकार को दे रखा है, बाकी केंद्र सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। और ये कौन सा माइनर मिनरल एक्ट है, ये सब चीज़ें आपके बारे में समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये आज का हमारा सेशन था, जिसमें हमने आज अपना जो प्राइमरी सेक्टर था उसको हमने कंप्लीट कर लिया, जिसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहा जाता है। अब हम सेकेंडरी सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग उद्योग और उससे संबंधित क्षेत्र देखेंगे, फिर वो भी उद्योग क्षेत्र भी थोड़ा समय लगेगा, उसमें 4 से 5 पार्ट में ही हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।